क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 2, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड इट्स अचीवमेंट। देखो हम बेसिकली पढ़ेंगे बेटा भारत 5 ईयर प्लान क्या कॉन्सेप्ट है इंडिया का, राइट, इसको हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग दीज कॉन्सेप्ट्स में एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाता हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस चैप्टर की सिस्टम पढ़े बेटा, जो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उस फर्स्ट चैप्टर में आपने ये पढ़ा कि ब्रिटिश ने जो हमें इनहेरेंट में हमें इकोनॉमी दी थी, उस इकोनॉमी की कंडीशन बेसिकली थी क्या। तो चैप्टर नंबर 1 में बेटा हमने एक बेसिक जिसको हम बोलते हैं समराइज फॉर्म में पढ़ना। किस फॉर्म में पढ़ना बेटा? समराइज फॉर्म में पढ़ना। तो उस तरीके से बेटा हमने उस चैप्टर में डिस्कस किया था। हमने अपनी अर्थव्यवस्था की इंडिपेंडेंस के समय की जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी बेटा, उसको डिस्कस किया था कि क्या कंडीशन थी भारत की अर्थव्यवस्था की, राइट। तो बेसिकली ये जो हमने कंडीशन पढ़ी थी बेटा, वो कब की पढ़ी थी? इंडिपेंडेंस के टाइम की, राइट। आजादी के समय जो ब्रिटिश सरकार से बेटा हमें क्या मिला? इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर मिला ऑन द इनहेरेंट में, राइट, विरासत में। तो उसकी क्या कंडीशन थी, क्या हालत थी बेटा, हर सेक्टर को हमने एक समराइज फॉर्म में डिस्कस किया चैप्टर नंबर 1 में। नाउ 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो देखो मैं आपको छोटा सा सिचुएशन बताता हूँ। इंडिया गेट फ्रीडम। बेटा हमें फ्रीडम कब मिली? 15 अगस्त 1947 में इंडिया विल फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश, राइट। अब जरा ध्यान से सुनना सर, इसकी कुछ सिचुएशन थी। अगर मैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये सिचुएशन रही होंगी बेटा। ये तो था बिफोर 1947 का क्राइटेरिया, बिफोर 1947 का क्राइटेरिया, राइट। एंड इसके बाद का जो सिनेरियो था, बिल्कुल ध्यान सुनना, एक तो था 1947 से 1951 और एक था फ्रॉम 1951। सुनिएगा, जैसे कि आपने बेटा सुना होगा बचपन में कि आजादी के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें 2 साल 11 महीने, राइट, 17 दिन के अराउंड अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 3 साल लगे थे बनाने में। यानी कि जो संविधान था बेटा, उसको बनाने में हमें अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगा बेटा? 3 साल कह सकते हो बेटा। कुछ फिगर्स हैं, देख लेना। 2 साल 11 महीने 17 दिन समथिंग कुछ लाइक दिस, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 3 साल लगे मान लो। तो 1947 से 50 तक, बिल्कुल ध्यान सुना, 1947 से 50 तक बेटा अब भारत अपना स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहा था, अपनी पहचान बना रहा था बेटा वाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से लॉ बनाएगा, कैसी सरकारें भारत में होंगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो 1951 में बेटा हमने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया 5 ईयर प्लान का, 5 ईयर प्लान का। तो बेटा फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा लॉन्च हुआ था 1951 में। यानी कि इसको आप बोल सकते हो इकोनॉमिकल ईयर बेटा, यहाँ से हमारा शुरू हुआ था बेसिकली। जो हमारी इकोनॉमी में जो 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट था बेटा, वो 1951 में ही लॉन्च किया गया, राइट। अब 5 ईयर प्लान होते क्या है बेटा? जैसे कि बेटा भारत में आपने देखा होगा कि अगर कोई भी गवर्नमेंट रूल करती है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, दैट इज 5 ईयर का, कि वो 5 ईयर तक ही रूल कर सकती है। उसके बाद फिर से इलेक्शन होंगे, वोटिंग होगी, फिर से न्यू न्यू गवर्नमेंट या वही एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, वगैरह वगैरह जो भी सिचुएशन रहती है बेटा। ये तो आपको नॉर्मल बेसिक बातें पता ही है। तो इसी 5 ईयर के कॉन्सेप्ट के आधार पर बेटा हमने 5 ईयर प्लानिंग को लॉन्च करा। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, अलग अलग तरह की इकोनॉमिक प्लान्स बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? इकोनॉमिक प्लान। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही हमारे माइंड में आ गया, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अभी हम पढ़ेंगे बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमी क्या होती है, वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे बेटा इसमें। काफी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो सर उस टाइम पे फिर हमने 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट शुरू करा। तो अल्टीमेटली 5 ईयर प्लानिंग में हम करते क्या है बेटा? इकोनॉमिक प्लान्स करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इकोनॉमिक्स प्लान। और इस इकोनॉमिक प्लानिंग में बेटा हम वो पॉलिसीज बनाते हैं, वो पॉलिसीज बनाते हैं जिससे बेटा हम अपने इकोनॉमी को ग्रोथ और डेवलप कर सके। क्या कर सके बेटा? हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ और डेवलप कर सके। तो ये सारी सिचुएशन बेटा यहाँ पर रहती है बेसिकली। तो 5 ईयर प्लान, कितने 5 ईयर प्लान हम कंप्लीट कर चुके हैं, कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। और उन 5 ईयर प्लान के गोल्स क्या रहे थे, राइट। जैसे मान लो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या गोल था बेसिकली, किन सेक्टर पे हमने मेन फोकस रखा था, और क्या उन सारे 5 ईयर प्लान में हमने क्या क्या अचीव किया, क्या हमने जो सपने देखे थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। यानी कि जो हमने प्लानिंग करी थी बेटा, क्या वो प्लानिंग एक्चुअल में अचीव हुई या नहीं हो पाई। तो ये बहुत सारी चीजें बेटा हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 5 ईयर प्लानिंग का हम गोल्स पढ़ेंगे, उसके अचीवमेंट्स पढ़ेंगे, इकोनॉमी कैसे काम करती है वो पढ़ेंगे, इकोनॉमी को किस कौन काम करवाता है वो देखेंगे, राइट। हु इज द हेड ऑफ इकोनॉमिक, सेंटर ऑफ द इकोनॉमी।
तो ये बहुत सारी चीजें बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक सिचुएशन ये है बेटा, जो एक शुरुआत है। तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहाँ पे शुरू हुआ था बेटा? 1951 में। ठीक है, यहाँ से बेटा हमने 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ा। बट बिफोर दैट, बिफोर डिस्कसिंग 5 ईयर प्लान, वी हैव टू डिस्कस टुडे इन क्लास, दैट इज इकोनॉमिक प्लान। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है बेटा, इन सब चीजों को आज हमें डिटेल में डिस्कस करना है। राइट, इसको फटाफट से नोट कीजिए, प्लीज नोट करो इसको। कॉन्सेप्ट है बेटा, जो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके एग्जाम में ना एमसीक्यू भी आएंगे, और आपके एग्जाम में कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ये दोनों क्वेश्चन बेटा पता आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? इन एग्जांपल्स के और इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। आपसे पूछ रहा जाएगा बेटा, फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा होगा बेटा, यू आपको यार रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता लग जाएगा। राइट, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, 5 ईयर प्लान क्यों बना है, तो बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें तो हमने यही डिस्कस कर लिया। अगर मैं आपको बेसिकली पूछूं कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं बेटा, अगर मैं आपसे बेसिकली पूछूं 5 ईयर प्लान होते क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर वो प्लानिंग जो 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, जिनका मेन काम होता है इकोनॉमिक्स में प्लानिंग करना। सर जो बेसिकली वो पॉलिसी बनाते हैं जिनसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करी जा सकती है। राइट, इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान के थ्रू ही काम किया जाता है। तो कितने सारे कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट, इतनी सारी थ्योरी बेटा हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट के थ्रू ही, सॉरी, डिस्कस कर ली है। राइट, समझ आया? हाँ जी बेटा बोलो फटाफट से, इसको नोट करो जल्दी से। कोई स्टूडेंट एक साथ में भी क्लास ले रहे हैं क्या? चलो फटाफट से नोट करो इसको। नोट हो जाए तो मुझे बता देना। जैसे कि बेटा हमने बिजनेस की क्लास शाम को शिफ्ट कर दी है, तो अब हम इकोनॉमिक्स में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा क्लास ना ज्यादा हुआ करेगी, जैसे 1.25 घंटा, 1.5 घंटा भी कभी हो सकती है बेटा। ठीक है, तो थोड़ा बढ़ा देंगे ड्यूरेशन। ये काफी कुछ लिखना पड़ता है बेटा इंडियन इकोनॉमी में, और मैं नहीं चाहता कि हमारा, ठीक है, सभी ने लिख लिया बेटा, एवरीवन? इसका नहीं होगा स्क्रीनशॉट ले लो, इतना टाइम थोड़ी होता है, नालायक तो स्लो स्लो लिखते रहता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो जी, तो सबसे पहला जो अगर मैं टॉपिक बोलूं, तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा हमारे पास इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या है बेटा? इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो, इसको पढ़ते हैं तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा। इसकी थ्योरी बेटा पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली इसको अच्छे से समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो पहले इसको लिख लो। कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू सिस्टम अंडर विच, अ सेंट्रल अथॉरिटी, या आपने बेटा 11th क्लास में भी पढ़ा होगा सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में, यहाँ थोड़ा सा डिटेल पढ़ोगे। सेंट्रल अथॉरिटी सेट्स अ सेट ऑफ टारगेट एंड specifies a set of programs and policies to achieve those targets within the
स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम द प्रिंसिपल फोकस of central authority to rational management of resources. Resources. The resources are fully and efficiently utilized. That manner social welfare is maximum. ठीक है बच्चों, स्टोरी लिखो, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, देन बिल्ड इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, अभी वापस से थ्योरी पढ़ाऊंगा बेटा, बट पहले कॉन्सेप्ट सुनिए। मान लो बेटा हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया यानी कि एक देश, और इस देश के पास को रिसोर्सेस होंगे बेटा। रिसोर्सेस में हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, इनकम, जो कि एक तरह से बेटा पब्लिक ने टैक्स पे करके अ, बेटा एक मिनट, अभी वो वापस से मैं शो करूंगा तो बता दूंगा, अभी होल्ड रखो, पहले इसको समझो। जिसका छूट गया है पिछला, मैं उसको अभी वापस से शो करूंगा आपको, पहले आप इसको देखो। ठीक है, देखो बेटा, ये भारत है बेटा, एंड डेफिनेटली इंडिया के पास कुछ रिसोर्सेस हैं जिसको हम बोलेंगे कंट्रीज रिसोर्सेस। क्या बोलेंगे बेटा? कंट्रीज रिसोर्सेस, यानी कि जो देश है उसके रिसोर्सेस होंगे बेटा ये। उन पे किसी प्राइवेट पर्सन का कोई अधिकार नहीं रहेगा। बिल्कुल ध्यान सुना, जैसे मानो टैक्स है, पब्लिक ने टैक्स पे किया, भारत सरकार के पास पैसा आया, दैट इज राइट। अब इसको यूटिलाइज करना है। क्या करना है बेटा? इसको करना है बेटा, इस पैसे को यूटिलाइज करना है। अब हमने टैक्स जो लिया है बेटा, वो ऐसे ही रखने के लिए तो नहीं लिया होगा, डेफिनेटली इसका यूटिलाइज करेंगे। हाँ जी। तो यहाँ पर बेटा सेंट्रल अथॉरिटी होती है एक। इस सेंट्रल अथॉरिटी को बेटा 1950 में गठित किया गया था। 1950 में, जब इसको बोला जाता था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन बोला जाता था। 1950 में इसको सेटअप किया गया बेटा, राइट, सेंट्रल अथॉरिटी को। और इसको बोला जाता था प्लानिंग कमीशन के नाम से, नीति ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी। हालांकि आज की डेट में बेटा इसका नाम चेंज हो गया है, यानी कि 2015 में बेटा गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया था। अभी मैं पढ़ाऊंगा नीति आयोग के बारे में आपको डिटेल में, राइट। फिलहाल आप बिल्कुल ध्यान सुना कि सर पहला सेंट्रल अथॉरिटी कब सेटअप हुआ था? 1950 में, जब इसका नाम था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, आज 2015 में बेटा भारत सरकार ने इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल सेंट्रल अथॉरिटी को बेटा इस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना होता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि भारत के इंटरेस्ट के लिए
राइट, काम करना होता है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट मतलब सोशल वेलफेयर, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो इस पैसे का यूटिलाइज करके। तो बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पर अल्टीमेटली सेंट्रल अथॉरिटी करेगी क्या? सेंट्रल अथॉरिटी क्या करेगी बेटा? बेसिकली बेटा सेंट्रल अथॉरिटी प्लान प्रिपेयर करेगी। क्या करेगी बेटा? एक प्लानिंग बनाएगी, और इस प्लानिंग के तहत बेटा वो क्या करेगी? रिसोर्सेज का रेशनल मैनेजमेंट। क्या करेगी बेटा? रेशनल मैनेजमेंट, यानी कि इस तरीके से मैनेजमेंट करेगी बेटा कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर प्रमोट हो सके और हमारा रिसोर्सेज वेस्ट ना हो बेटा। तो अल्टीमेटली जो ये प्लानिंग करी जा रही है बेटा, इसी प्लानिंग को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या बोलते हैं बेटा? इकोनॉमिक प्लानिंग। तो बेसिकली सिचुएशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सर जैसे कि हमने पढ़ा कि भारत के पास कुछ रिसोर्सेस हैं, राइट, रिसोर्सेस कुछ भी हो सकता है बेटा, यहाँ पर हमने एग्जांपल इनकम लिया हुआ है, ठीक है। अब उस इनकम का सेंट्रल अथॉरिटी को इकोनॉमिक्स में कुछ इस तरीके से प्लान बनाने होते हैं ताकि वो कंट्री के इंटरेस्ट के फेवर में काम कर सके और मैक्सिमम वेलफेयर प्रमोट हो सके। जैसे कि आपने देखा बेटा, इंडिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है? मिक्स इकोनॉमी का, तो हम वेलफेयर की बात ज्यादा करते हैं, ठीक है। प्राइवेटिज्म भी है नो डाउट, बट यहाँ पर सोशल वेलफेयरिज्म को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो सेंट्रल अथॉरिटी तो सरकार की है, वो तो मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं देखेगी ना बेटा, वो तो क्या देखेगी? सोशल वेलफेयर को प्रमोट करेगी। तो सर इस रिसोर्सेज के रेशनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो भी हमें प्लानिंग बनानी होती है, राइट, उस प्लानिंग को बेटा हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लान। क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर हुआ, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं थ्योरी समझाता हूँ आपको। क्या स्क्रीनशॉट छोड़ो, लिखो इसको। समझ आया बेसिक कॉन्सेप्ट? बोलो फटाफट से। चलो नोट करो। बेटा यार सारे बच्चे पार्टिसिपेट किया करो, जब मैं पूछता हूँ तो मैं ना किसी एक सिंगल बच्चे को नहीं पूछ रहा हूँ। मैं अगर पूछता हूँ ना समझ आया तो सारे पार्टिसिपेट किया करो, हाँ या ना। नहीं आया तो डाउट पूछो, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसको नोट करो फटाफट से, थोड़ा स्पीड में करना। बेटा हो जाए तो मुझे बता देना। सभी का हो गया बेटा? करो करो आराम से करो। देखो इसको। लिखो नालायक को, लिखने से थोड़ा आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। हो गया, सभी का हो गया। देखो अब जरा इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। देखो क्या लिखा हुआ, इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं रेफर्स टू एक सिस्टम है बेटा under which a central authority sets a set of target and specific set of program। ध्यान सुनना, इस सिचुएशन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसने को यहाँ तक पढ़ो खाली, सिर्फ यहाँ तक। देखो क्या कह रहा है। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है बेटा अंडर विच सेंट्रल अथॉरिटी, जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है बेटा, सेट करती है अ सेट ऑफ टारगेट्स।
ठीक है, यानी कि टारगेट सेट किए जाते हैं कि हमें इस साल क्या क्या अचीव करना है। अब इसके बाद इसको पढ़ो, स्पेसिफिक अ सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि स्पेसिफाई करती बेटा सेट ऑफ प्रोग्राम और पॉलिसी टू अचीव दोज टारगेट। यानी कि देखो फर्स्ट स्टेप इसका क्या रहा बेटा, अगर मैं फर्स्ट स्टेप्स की बात करूं तो फर्स्ट स्टेप क्या रहा जी, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या, कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं अपने आप ही। फर्स्ट स्टेप बेसिकली क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ टारगेट। क्या बनाएगा बेटा ये जो सेंट्रल अथॉरिटी होगी बेटा, उसका पहला स्टेप क्या रहेगा, हाँ जी पहला स्टेप रहेगा सेट ऑफ टारगेट को सेट करना, ठीक है। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप रहेगा सेट ऑफ प्रोग्राम बनाने का, सेट ऑफ प्रोग्राम बनाने का या पॉलिसीज बनाने का, जिन पॉलिसीज की मदद से, यानी कि बेटा जिन पॉलिसीज और प्रोग्राम की मदद से इन टारगेट को अचीव किया जाए। तो जो डेफिनेशन है वो ये है बेटा, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, देखो अब पूरा पढ़ो। रेफर्स टू सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी सेट अ सेट ऑफ टारगेट एंड specified a set of programs and policies to achieve those target within the specified period of time। कितना period of time होता था बेटा, of course basically 5 year। समझ आई डेफिनेशन, डेफिनेशन को ऐसे पढ़ा जाता है तोड़ तोड़ के, ठीक है। फिर कहते हैं इसका प्रिंसिपल फोकस किस में रहता था बेटा, रेशनल मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्सेस का रेशनल मैनेजमेंट करना ही इसका मेन फोकस था बेटा, प्रिंसिपल फोकस था। फिर कहते हैं रिसोर्सेस आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होने चाहिए थे इस मैनर में, ताकि क्या प्रमोट हो सके बेटा, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम किया जा सके। समझे, हाँ जी बेटा बोलो, क्लियर हुआ। किसी को कोई डाउट है बेटा प्लीज पूछे, किसी भी पॉइंट में लेकर आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछो फटाफट से। बेटा रेशनल मैनेजमेंट आपने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई है क्या। रेशनल मैनेजमेंट अगर मैं जनरल बेसिक टर्म्स में बताऊं तो रिसोर्सेस का बेटा ऐसे यूज करना कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है वो पूरा हो सके, हमारा टारगेट पूरा हो सके प्लस रिसोर्सेस का वेस्ट ना हो। इसको बोलते हैं बेटा रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। बेसिकली रेशनल मैनेजमेंट का मतलब होता है सर रिसोर्सेस का इस तरीके से यूटिलाइज करना कि हमारे टारगेट भी अचीव हो जाएं और हमारा रिसोर्सेस का वेस्ट भी ना हो। दिस इज कॉल्ड रेशनल मैनेजमेंट। क्लियर हुआ, हाँ जी बेटा रेशनल मैनेजमेंट समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप सुनिएगा एक छोटा सा पॉइंट, सर अभी ना आपने एक कौन सा बताया नीति आयोग का, हाँ जी। तो अब नीति आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ये एग्जाम पर्पस के लिए बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। और नाम चेंज क्यों किया, प्लानिंग कमीशन था फिर उसको चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी, ये सब भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले इंडिया का जो सेंट्रल अथॉरिटी थी, प्लीज बेटा डाउट हो तो पूछ लिया करो, कुछ ही बच्चे डाउट पूछते हैं, बाकी तुम इतने ग्रेट नहीं हो कि तुम्हें कुछ भी समझ में, आई मीन सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल अथॉरिटी का जो सेटअप हुआ था बेटा वो कब हुआ था, अभी मैंने आपको कब बताया, 1950 में, ठीक है। 1950 में इसको सेटअप किया गया और नाम क्या था बेटा इसका, प्लानिंग कमीशन। क्या नाम था बेटा इसका, प्लानिंग कमीशन। देखो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही थी, बट नीति आयोग इज लिटिल बिट डिफरेंट। अब 1950 से लेकर 2015 में इस प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया गया। अबॉलिश का मतलब बेटा खत्म कर दिया गया, प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया पूरी तरीके से, और इसको खत्म किया और इसका एक न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट किया, नीति आयोग। नीति आयोग जिसकी फुल फॉर्म होती है बेटा, जिसकी फुल फॉर्म होती है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है बेटा। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना आपको, ठीक है। अब सर फर्क क्या था सर, 5 ये भी तो था, प्लानिंग कमीशन काम तो दोनों सेंट्रल अथॉरिटी है, फिर नाम चेंज करने की जरूरत क्या पड़ गई।
बेटा ये जो सिस्टम था ना, ये थोड़ा सा ना झुकाव था इसका मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, ठीक है, जो इसका मैक्सिमम जो झुकाव था, यानी कि आप कह सकते हो कि 90%, 90 से भी ज्यादा परसेंट इसका था कि ज्यादा से ज्यादा सोशल कल्याण हो सके। और बेटा मैं एक बात बताऊं, एक लॉजिकल बात है, आप सोशल वेलफेयर तभी कर सकते हो जब आप खुद डेवलप हो। कोई पर्सन खुद डेवलप नहीं है बेटा, वो दूसरों का कल्याण कैसे करेगा? लिटिल बिट जरा सोचो उसके बारे में। हाँ, बट जो पुराना सिस्टम था बेटा, उसके तहत उस टाइम पे ठीक था बेटा, उस टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट भी थी। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार ने बेटा हमें इकोनॉमी दी थी, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 5 ईयर प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी, या कोई भी नीति आयोग सेटअप करने की या फिर प्लानिंग कमीशन सेटअप करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो पढ़ेंगे थोड़ी देर में। जो उन्होंने हमें इकोनॉमी विरासत में दी बेटा, वो काफी बैकवर्ड और स्टेगनेंट थे। अगर उस टाइम पे मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाता, तो जो गरीब लोग हैं उनका तो दिक्कत हो जाती बेटा, राइट। बट आज इंडिया इतना तो है बेटा कि वो आगे सोच सकता है। तो नीति आयोग को जो सेटअप करने का मेन कॉन्सेप्ट था बेटा, वो था एक्सेलरेट एक्सेलरेट द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। यानी कि इसका जो मेन फोकस रहा है बेटा, आप वो किस पे रहा है? एक्सेलरेट ऑफ द जीडीपी ग्रोथ, यानी कि जीडीपी ग्रोथ को जो ना स्पीड बढ़ाना उसकी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना, राइट। फिर उसमें ग्रोथ का बेटा उतना कंटेंशन नहीं रह पाता। अब सुनिएगा ध्यान से, सर नीति आयोग ने बेसिक काम क्या है बेटा? इकोनॉमी यानी कि जीडीपी ग्रोथ को ज्यादा स्पीड तरीके से लेकर जाना, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें होती है, जैसे मान लो अगर इसका एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भैया इसका चेयरमैन कौन होता है, जिसको आप चेयरपर्सन बोलते हो, या इसका वाइस चेयरमैन कौन है? एट प्रेजेंट बेटा अगर मैं बात बोलूं, तो वाइस चेयरमैन बेसिकली होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होता, चेयरमैन कौन होता है बेटा इसका? प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली अभी कौन है बेटा? श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये बेटा क्या है? चेयरमैन है नीति आयोग के। और जो वाइस चेयरमैन है बेटा, उनका नाम है राजीव डॉक्टर राजीव कुमार। ये वाइस चेयरमैन है बेटा, या वाइस वाइस चेयरमैन, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये कुछ नॉलेज वाला डेटा है जो आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन में आ सकता है। देखो हमने यहाँ पर बेसिक बेसिक बातें पढ़ी। सर जब सेटअप किया गया 1950 में प्लानिंग कमीशन को, राइट, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना, ठीक है। उस टाइम की नीड थी, ओके। बट ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम हमारा टाइम बदला, समय चेंज हुआ। अब जब समय चेंज हुआ बेटा 2015 में, हमने प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया। प्लानिंग कमीशन को क्या किया बेटा? अबॉलिश कर दिया, और नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है बेटा? द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका नाम से ही झलकता है बेटा कि इंडिया को थोड़ा सा चेंज करना, दिस द न्यू इंडिया, राइट। तो एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बेटा नीति आयोग का गठन किया गया था बेसिकली। और इसका चेयरपर्सन बेटा बेसिकली प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो एट प्रेजेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है बेटा? नरेंद्र मोदी, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी इस टाइम पे बेटा चेयरमैन है इस नीति आयोग के। और वाइस चेयरमैन कौन है बेटा? मिस्टर डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द नीति आयोग। अगर कुछ स्टूडेंट को और कुछ जाना है बेटा नीति आयोग के बारे में, तो आप गूगल पे जाके बेटा इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। काफी डिटेल में बेटा वहां पर आपको नीति आयोग का मिल जाएगा। बट हाँ, जहां तक आपको नॉलेज होनी चाहिए बेटा, वो मैं सारा यहाँ पर कवर करवा चुका हूँ। इसको लिखो फटाफट से, और समझ में आया ये भी बता दूं फटाफट। क्लियर हुआ? हाँ बेटा, अबॉलिश का मतलब अबॉलिश पूरी तरह से क्या होता है? अबॉलिश का मतलब होता है बेटा खत्म करना, हटा देना, फिनिश करना। चलिए, एक बड़े मजेदार बात है जो यहाँ पर दी गई है, देखो। अगर कोई हिस्ट्री का पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है बेटा, तो उसने तो शायद पढ़ा होगा भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट कॉमर्स वालों ने बेसिकली बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में उतना नहीं पढ़ा होगा। बट मैं अभी आपको एक छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा। इन्होंने एक पॉइंट दिया गया है, राइट। एक पॉइंट दिया है बेटा, हालांकि उसकी डिटेल नहीं दी हुई है, एक छोटा सा पॉइंट डाला हुआ है आपकी बुक्स में, आपके सिलेबस में। तो उसको जरा डिस्कस करते हैं, वो है क्या? ये नोट कर लिया बेटा सभी बच्चों ने?
और ये याद रखना बेटा आपको, क्योंकि सारी बातें नॉलेज की हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में 100% पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू ऐसे ही क्वेश्चन, हालांकि आपके बेटा क्या होता है ना, कभी कभी सिलेबस में सारी चीजें नहीं लिखी होती हैं। अगर आप अपनी बुक देखोगे तो बेसिकली नीति आयोग की फुल फॉर्म शायद ना मिले आपको। ठीक है, या फिर आपको ये ना मिले बेटा, तो बेसिक आपको ये ना मिले कि हु इज द प्राइम दैट इज चेयरपर्सन ऑफ, वाइस चेयरमैन कौन है, राइट। बट हाँ, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, अच्छा सुनो, इसको नोट करो फटाफट से। चलिए देखो बिल्कुल ध्यान से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको पता होनी चाहिए बेटा, नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। हालांकि आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं आपको भारत का संविधान नहीं पढ़ाने वाला हूँ बेटा, क्योंकि काफी बहुत बड़ा है बेटा, संविधान पढ़ाने में कम से कम 6 से 7 8 महीने लगते हैं। बट मैं इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेटा पावर देती है, गिव पावर टू गवर्नमेंट। क्या करती है बेटा, पावर देती है सरकार को। क्वेश्चन आता है सर कौन सी सरकार, चाहे बेटा वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, यानी कि इनको पावर मिलती है जो, वो कहाँ से मिलती है बेटा, चाहे वो लॉ बनाने की पावर हो, चाहे वो कोई पॉलिसीज बनाने की पावर हो, एक्सेट्रा। यानी कि वो सारी पावर बेटा कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो भारत का संविधान जब बनाया गया तो एक शेड्यूल बनाया गया बेटा, 7th शेड्यूल। बेटा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतने में ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, सिर्फ इस पॉइंट पे ध्यान देना। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एक शेड्यूल है बेटा, 7th शेड्यूल, जो बेसिकली पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान सुनना बेटा, 7th शेड्यूल है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, भारत के संविधान का बेटा एक दैट इज शेड्यूल है, 7th शेड्यूल इसको बोलते हैं। और ये बेसिकली बेटा पावर का, अधिकार का बेटा क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। पावर कौन सी, लॉ बनाने की पावर, पॉलिसी बनाने की पावर, या कुछ भी ऐसा काम करने की पावर बेटा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने वो पावर आपको नहीं दी है तो वो काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप मदर ऑफ ऑल लॉ बोलते हैं बेटा इसको, एंड इट इज बेसिकली प्रोवाइड द पावर टू गवर्नमेंट। बट इसके 3 हिस्से हैं बेटा, एक बोलते हैं यूनियन लिस्ट, एक बोलते हैं बेटा स्टेट लिस्ट, और एक बोलते हैं जी कॉन्करेंट लिस्ट। आई होप सो जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है बेटा, ऑब्वियसली बात है शायद उन्होंने पढ़ा हो ये सारी चीजें, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। बेटा यहाँ पर जो पावर दी गई है, या भाई यहाँ पर जो ऑल पावर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन लिस्ट बेटा जितनी भी पावर देगा वो किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है जी, और स्टेट लिस्ट नाम से पता लग रहा है ऑल पावर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। अभी जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, यहाँ पर वो मैटर है जिसमें जो पावर है बेटा वो दोनों के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। यानी कि सर इस मैटर के रिगार्डिंग बेटा जो पॉलिसी या लॉ बनाने की पावर है, लॉ या पॉलिसीज बनाने की पावर है, वो किसके पास है बेटा, दोनों के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये जो आपका इकोनॉमिक प्लानिंग है ना, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, तो ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग की पावर है बेटा वो इस वाली लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में। यानी कि अगर गवर्नमेंट बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग करना चाहती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो बेटा, वो पावर कहाँ से ड्राइव करेगी बेटा, अपनी कॉन्करेंट लिस्ट से। तो कॉन्करेंट लिस्ट बेसिकली बेटा प्रोवाइड करता है बेटा हमें इकोनॉमिकल और सोशल प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का। इसलिए बेटा हर गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपने देखा होगा सेंट्रल का बजट अलग से आता है और स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट अलग से अनाउंस करती है। वो इस कारण, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट ने बेटा पावर दी है स्टेट और सेंटर दोनों को कि आप अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग अपने हिसाब से बना सकते हैं। सोशली और इकोनॉमिकली दोनों डिसीजन बेटा आपको सेल्फ लेने होते हैं। ये इसलिए पढ़ा है बेटा आपको, ताकि आपको पता लग सके कि भारत सरकार को पावर किसने दी है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल ने
जहां पर कॉन्करेंट लिस्ट है बेटा, इस लिस्ट में वो मैटर दिया हुआ बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का। समझ में आया बच्चों? हाँ बोलो। हालांकि आपके बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है द पावर ड्राइव फ्रॉम द सेवन शेड्यूल एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये दो चीजें बेटा मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई। बोलो फटाफट से, समझ में आया? जब फ्यूचर में लॉ पढ़ोगे बेटा, लॉ तो वहां पर इस शेड्यूल की बहुत इंपॉर्टेंस है। नोट करो इसको, नोट कीजिए इसको फटाफट से। बेटा आर्ट्स वाले बच्चों ने पढ़ा है पहले कभी पॉलिटिकल साइंस में? देखो इसको फटाफट से। हाँ बेटा। जी। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द गवर्नमेंट्स। लिख लिया हो तो बता दीजिएगा मेरे को। हो गया बच्चों? अच्छा देखो चलो, वैसे भी बेटा आज की क्लास में ना हम बिल्कुल बेस बेस पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ज्यादा डिटेल में आपको वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगा। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है सिर्फ बेसिक बेसिक बातें डिस्कस करी हैं, ठीक है? ये सभी का हो गया मेरे ख्याल से, राइट? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अभी भी कुछ स्ट्रक्चर मुझे पढ़ाना है। हालांकि मैं इसको आगे चल के भी आपको डिस्कस कराऊंगा। इकोनॉमी हमारी तीन तरह की होती है। आपने पढ़ा होगा बेटा 11th क्लास में, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी। सर ये क्यों बता रहे हो? देखो इसका मतलब है बेटा, अगर मैं मार्केट इकोनॉमी की बात करूं तो एक तरह से मैं इसको बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ना प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। और मैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करूं तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। और इसमें दोनों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, यानी कि दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। यस और नो? अब सुनिएगा ध्यान से, जब अभी आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि सर आपने हमें ये पढ़ा है इकोनॉमिक प्लानिंग। सॉरी, इकोनॉमिक प्लानिंग हमने पढ़ी बेटा। और इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने ये देखा सर, जो सेंट्रली अथॉरिटी होती है, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो बेसिकली बेटा किस पॉइंट पे काम करती है बेटा? सोशल वेलफेयर। भाई साहब, यहाँ पर एक दिक्कत है। हालांकि इंडिया में कौन सी इकोनॉमी बेटा? मिक्स इकोनॉमी। तो यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर भी होगा, गवर्नमेंट भी होगा, सोशल वेलफेयर भी प्रमोट होगा। इसको लिखना मत, सिर्फ सुनते रहो। प्राइवेट सेक्टर बेटा क्या करता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो भाई यहाँ पे गवर्नमेंट तो सिर्फ एक ही प्लानिंग कर रही है ना, सोशल वेलफेयर को लेके। क्यों? हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट आर द नीड्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग? ये है नेक्स्ट टॉपिक। अब सुनना ध्यान से, सर अगर सेंट्रल अथॉरिटी की बात करूं तो बेसिकली सेंट्रल अथॉरिटी क्या कर रही है बेटा? सोशल वेलफेयर को प्रमोट कर रही है। यानी कि भारत सरकार जितनी भी पॉलिसी बनाएगी बेटा, राइट, वो पॉलिसी सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होगी बेटा, बिल्कुल बेटा। ठीक है? तो सर यहाँ पे तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर क्या करेंगे? तो अब जरा ध्यान से सुनना, मैं इसी पॉइंट को आपको समझाने जा रहा हूँ कि क्यों इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत पड़ी। देखो,
हालांकि बेटा ना तो इंडिया में ये वाली इकोनॉमी है पूरी तरह से, ना तो ये वाली है। हमारी भारत में कौन सी इकोनॉमी बेटा? मिक्स इकोनॉमी। तो कहते हैं मिक्स इकोनॉमी में तो सर प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। और प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सेंट्रल अथॉरिटी ने इग्नोर कर दिया। वो तो इस वाले सेक्टर को लेके चल रही है बेटा, सोशल वेलफेयर को। क्यों? इसका क्या कारण है? इकोनॉमिक प्लानिंग बेटा सिर्फ इसी चीज के लिए है, प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, उनके लिए तो लॉस वगैरह एक्सेट्रा बाकी चीजें हैं। तो बिल्कुल ध्यान सुनना सर, क्यों हमें जरूरत पड़ी इकोनॉमिक प्लानिंग को लाने की, वो टॉपिक समझा रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अब हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इसको नाम दे दो बेटा टॉपिक नंबर 2। लिखो नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी। अभी समझ में आ जाएगा जो आपने इतना कुछ पढ़ा था। देखो, कहते हैं सर इंडिया, लिखो मेरे साथ के साथ इसको, इनहेरिटेड इट फ्रॉम द ब्रिटिश अ बैकवर्ड एंड stagnant economy. Such an economy could not be left to the market forces. To the market forces and market forces of demand supply. Demand and supply to trace its path of growth and development. It need big push investment, the big push of investment, which supported by government. बेटा इसी के नीचे लिख लेना, hence required economic planning। ठीक है, लिखो उसको। बिग पुश बिग पुश लिखा है बेटा, वो बिग पुश लिखो। ये लो, ये भी लिख लो। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है बेटा ये। यार ये तो समझ में आ रहा होगा ना, मैं बात हो गई है। इन्वेस्टमेंट है ना, हो गया। देखो, अब सुनिएगा सिचुएशन क्या थी बेटा। सिचुएशन समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से कंसेंट्रेट सुनो। कहते हैं सर हमें नीड क्यों पड़ी प्लानिंग की भारत में। तो कहते हैं इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम ब्रिटिश अब बैकवर्डनेस
और स्टेगनेंट इकोनॉमी। यानी कि सर भारत को विरासत में, जैसे मान लो बेटा किसी के फादर है, उन्होंने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है, बिल्कुल ध्यान सुनना, बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है, मान लो मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स के फादर हैं, राइट, सॉरी मिस्टर वाई के फादर हैं, यानी कि ये फादर हैं इसके, और इन्होंने क्या लिया हुआ बेटा, लोन लिया हुआ, बहुत सारा कर्जा लिया हुआ, मान लो 100 करोड़ का कर्जा लिया हुआ है। कर्जा चुकाने से पहले इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब सारा का सारा ये कर्जा किसको मिल जाएगा बेटा, वाई को। तो उसको इनहेरिटेंट में क्या मिल गया बेटा, इतना तगड़ा कर्जा। तो क्या ये मिस्टर वाई कभी डेवलप हो पाएगा? तो वही हालात थी बेटा भारत की भी। जब ब्रिटिश सरकार यहाँ से गई बेटा, वो हमारे एक तरह से पूर्वज माने गए, ऑब्वियस ही बात है, तो हमारे पूर्वज ही हुए बेटा वो, ठीक है। तो उन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की ऐसी हालात कर दी थी बेटा, तो विरासत में बेटा हमें बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी सौंपी थी, यानी कि बहुत ही बेकार हालात थी बेटा अर्थव्यवस्था की। अब उस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बेटा ओनली प्राइवेट सेक्टर समर्थ नहीं था। खाली प्राइवेट सेक्टर की बेटा बस की बात नहीं थी कि वो उतनी जबरदस्त बिगड़ी हुई इकोनॉमी को, उतनी जबरदस्त बिगड़ी हुई इकोनॉमी को बेटा वो संभाल पाता, ठीक है। तो इसलिए बेटा हमने क्या किया, ठीक है, आवाज आ रही मेरी? तो उस प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए खाली प्राइवेट सेक्टर बेटा समर्थ नहीं था कि वो प्रॉपर तरीके से डेवलप कर पाता। दूसरा, अगर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया जाता तो एक प्रॉब्लम ये भी थी बेटा कि उस टाइम पे जो गरीबी थी, पुअर रेट वो बहुत ज्यादा थे बेटा, पुअर की संख्या क्या थी, बहुत ज्यादा थी, अल्टीमेटली नुकसान हो जाता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेटा प्राइवेट सेक्टर डिमांड सप्लाई के बेसिस पे काम करता, जो कि कहीं ना कहीं बेटा मैक्सिमम प्रॉफिट को प्रिवेल करता है। तो ये तो इनका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता फिर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर बेटा गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा। किसको आगे आना पड़ा बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ में गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा। अब जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी तो गवर्नमेंट का सबसे मेन है ग्रोथ के साथ साथ क्या करना बेटा, ग्रोथ के साथ साथ क्या करना बेटा, सोशल वेलफेयर। तो ज्यादातर जो गवर्नमेंट सोचती थी बेटा वो क्या करती थी, सोशल वेलफेयर। देखो ग्रोथ तो करना ही है, बट उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए। तो इसलिए बेटा गवर्नमेंट आगे आई। देखो, सच एन इकोनॉमी कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि ऐसी इकोनॉमी को जो बैकवर्ड और स्टेगनेंट हो, इसको हम पूरी तरह से बेटा मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे छोड़ नहीं सकते, राइट। ट्रेस ऑफ द पाथ ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है। तो कहते हैं इट नीड अ बिग पुश ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जो एक बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट दे के इकोनॉमी को क्या कर सके बेटा, आगे बढ़ा सके, ग्रोथ करवा सके। इसलिए बेटा हमें भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो क्रक्स पॉइंट ये निकल के आता है बेटा कि हमें विरासत में जो अर्थव्यवस्था मिली उसकी हालात बहुत ही खस्ता थी, खराब थी। तो उस इकोनॉमी को बेटा संभालने के लिए प्राइवेट सेक्टर समर्थ नहीं था, क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं थे। दूसरा, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे हम पूरी तरह से उसको छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम पॉवर्टी प्रॉब्लम चल रही थी बेटा। इसलिए बेटा गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा, क्योंकि एक बिग बिग इन्वेस्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट थी। दूसरा, सोशल वेलफेयर की भी हमें क्या थी बेटा, रिक्वायरमेंट थी। इसलिए बेटा 5 ईयर प्लानिंग के थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग को बनाया गया। और इकोनॉमिक प्लानिंग में बेटा मेन अथॉरिटी कौन था, सेंट्रल अथॉरिटी, जिसका मेन काम क्या होता था बेटा, ग्रोथ विद सोशल वेलफेयर। समझ आया कि क्यों हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी? बोलो फटाफट से। बोलो बेटा जी। चलो फिर, ये नोट कर लिया होगा आप सबने। किसी को डाउट है किसी पॉइंट को लेके तो बेटा प्लीज पूछे मेरे को। क्लियर हो गया ना सभी को? चलो, सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा हमारा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूं, इसको हम बोल सकते हैं टॉपिक नंबर 3, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। तो बेसिकली हमारी दो तरह की इकोनॉमिक प्लानिंग होती है बेटा। एक होती है डायरेक्टिव प्लानिंग, और एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग।
दो तरह की प्लान है बेटा हमारा, डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट तो मेरे से पूछ सकता है। तो आज की क्लास बेटा हम यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। ये वाले टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत इसका रीड कर लेना सो दैट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। किसी को कुछ पूछना है बेटा? हाँ जी, चलो ठीक है, ओके।